हेलो एंड वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम उन्हें बहुत शॉर्ट तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं इक्वालिटी फॉर ट्रीटमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं ये उनके ऊपर न्यूज़ आई है पूरी। देख लेते हैं हम क्या क्या है इस न्यूज़ में। कि पूरे देश में समान पेंशन योजना जो है वो लागू करने का प्रस्ताव अभी रखा गया है। ठीक है, भारत में जितनी भी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके तहत ये देखा गया है कि जो PWDs है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनको इन योजनाओं का लाभ है वो बहुत कम मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेंशन की योजना रहती है PWD पर्सन में वह राज्यों के अनुसार चलती है। हर राज्य की अपनी योजना होती है और असमान और अपर्याप्त रूप से वो पेंशन का वितरण करते हैं। ठीक है, अधिकांश राज्यों में तो 300 से 500 प्रति माह है, जबकि कुछ राज्यों में 1000 से 3000 तक होती हैं। ठीक है, भारत दिव्यांग कल्याण पर GDP का केवल 0.2% ही खर्च करता है। ठीक है, जो कई देशों की तुलना में बहुत कम माना गया है। अब क्यों ज़रूरी है दिव्यांग पेंशन? कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकारी हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए उनकी भी। ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च और मांग बढ़ती है, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। ठीक है, और ये प्रस्ताव रखा गया है मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटीज़ पेंशन फ्लोर रेट लागू करना चाहिए। ये एक सुझाव दिया गया है। क्या होता है इसमें, एक न्यूनतम समान पेंशन जो है वो तय की जानी चाहिए, जिसे समान रूप से पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने राज्य के कारण कम पेंशन पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकारें चाहे तो इसके अतिरिक्त ऊपर से और भी राशि दे सकती हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना आयोग बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे क्या हो, पात्रता तय हो, राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाए, लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाए, शिकायतों का समाधान किया जाए। ठीक है, और ये हमारे संविधान के जो सिद्धांत है, कुछ समानता का अधिकार, गरिमा को सुनिश्चित करना, है ना, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, इन सभी को मजबूत करने के लिए एक कदम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। CPI जो अभी जारी हुआ है, खुदरा महंगाई के जो आंकड़े हैं उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है। कौन जारी करता है? मॉस्फी जारी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा हर महीने ये जारी किया जाता है। ठीक है, सूचकांक क्या है इसका? CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, देख लेते क्या है। मई 2026 में CPI जो है में वृद्धि दर्ज की गई 3.9% की। ज़्यादातर देखा गया है कि खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो बढ़ी है। टमाटरों की कीमत कुछ इतनी बढ़ी है, चावल और अन्य अनाजों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। आवास, बिजली, पानी, गैस, ईंधन संबंधी खर्चों में भी मामूली वृद्धि जो है वो देखी गई है। छोटी सी न्यूज़ है, बस इतना ही जानना था हमें इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। 8th पे कमीशन के ऊपर आई है 8th CPC। ठीक है, सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, संरचनात्मक सुधार की भी आवश्यकता को महसूस किया गया है। भारत में अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो है व्यवस्था या तैयारी चल रही है। अभी तक चर्चा मुख्य रूप से केवल वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और एरियर पर ही केंद्रित रही है। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन तय करने की जो वर्तमान व्यवस्था अभी है, क्या वो उचित है, क्या वो निष्पक्ष है, पारदर्शी है और आर्थिक रूप से टिकाऊ है? ठीक है, उसके अंदर कुछ कमियों को इस आर्टिकल में दर्शाया गया है कि समय के साथ वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ाने वाली संस्था नहीं रह गया है। इसके निर्णय विभिन्न सरकारी सेवाओं के बीच समानता और सरकारी खर्च और प्रशासनिक संतुलन को भी
प्रभावित करते हैं। समस्या यह है कि जो अलग अलग सेवाएं हैं उनके बीच समानता का मुद्दा देखा गया है कि जैसे सेना और सिविल सेवाओं का उदाहरण दिया गया है। सेना में पदोन्नति के जो अवसर हैं वो सीमित होते हैं, तो अधिकारियों को अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवानिवृत्त होना पड़ता है। दूसरी ओर जो सिविल सेवाएं होती हैं, ठीक है, सेवा में पदोन्नति के अधिक अवसर होते हैं, लंबा कार्यकाल मिलता है। तो ऐसी अलग अलग व्यवस्थाओं में वेतन समानता बनाए रखने के लिए स्पष्ट और न्याय संगत नियमों की आवश्यकता है। इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनमें कोई स्पष्ट मानक नहीं तय किया गया है तुलना करने का, ठीक है। अनुभव का भी महत्व है। हाल के वर्षों में जो वरिष्ठ प्रशासनिक पदों तक पहुंचने के लिए आवश्यक जो अनुभव है वो कम देखा गया है। तेज पदोन्नति प्रशासनिक ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जटिल नीतिगत निर्णयों के लिए अनुभव और संस्थागत ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। भत्तों की समस्या देखी गई है। भत्ते कठिन परिस्थितियां, दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम कार्यों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें तय करने के लिए कोई एक समान या पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, ठीक है। NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन पर विवाद यह है कि कुछ अधिकारियों को बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी के वित्तीय लाभ मिल जाते हैं। इससे वेतन और जिम्मेदारी के बीच जो संबंध है वो कमज़ोर हो जाता है। निष्पक्षता और उपयोगिता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पेंशन व्यवस्था को चुनौती दी गई है, ठीक है। पुरानी परिभाषा लाभ पेंशन योजना, नई अंशदायी पेंशन योजना, जनप्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था, ठीक है, इस प्रकार की पहले से चली आ रही है, उन सभी के ऊपर जो है सवाल उठाया गया है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के खर्च का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जाता है, जिससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धन जो है वो कम हो जाता है। इसलिए पेंशन व्यवस्था की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। स्थायी वेतन निर्धारण संस्था का सुझाव दिया गया कि ये नेशनल कंपनसेशन अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, जो वेतन निर्धारण के समान सिद्धांत को तय करें, जिम्मेदारी, अनुभव और जोखिम का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करें और विभिन्न सेवाओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ाएं, राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखते हुए वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करें, ठीक है। इस पूरा आर्टिकल में यही था। 8th पे कमीशन के ऊपर था, ये जो कमियां थी वो बताया गया, लास्ट में एक सुझाव दिया गया, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए लॉन्ग ओवरड्यू, ये भी एक एडिटोरियल आया है। कोयला एक्सचेंज ऊर्जा की कमी और अधिकता को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है सरकार द्वारा उठाया गया है। क्या उठाया गया? कोल एक्सचेंज नियम 2026 लागू किया गया है, जिससे क्या होगा, व्यापार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोयला उत्पादन के बीच ये नियम लागू किया गया, ठीक है। भले ही देर से उठाया गया, लेकिन एक अच्छा कदम माना जा रहा है इसे, ठीक है। वर्तमान में अधिकांश कोयला लेन देन लंबी अवधि के अनुबंधों, नीलामी और आयात और कैप्टिव खनन के माध्यम से होता है, ठीक है। और नए नियमों में ये सब थोड़ा चेंजेस देखा गया है। बाजार आधारित मूल्य निर्धारण इससे संभव हो पाएगा इन नियमों से। अतिरिक्त कोयले वाले जो क्षेत्र है वहाँ से कोयला उठाकर वहाँ भेजा जाएगा जहाँ कोयले की कमी है, ठीक है। कोयला गुणवत्ता जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसके कारण मजबूत गुणवत्ता मानक और निगरानी जो है वो आवश्यक मानी गई है। सफलता के लिए गुणवत्ता मानकों, पारदर्शिता अनुबंधों, पर्याप्त बाजार भागीदारी और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता होगी। सफलता के लिए बेहतर होगा ये परिवहन, विवाद निपटान व्यवस्था और कोल इंडिया की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा इसमें, ठीक है। मेन क्या है, कोल एक्सचेंज नियम लाया गया है, व्यापार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लाया गया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन लोगों तक लाभ पहुंचाना, उन उद्योगों तक लाभ पहुंचाना है जो नियमित बिजली क्षेत्र से बाहर है, जिन्हें अभी भी कोल इंडिया की नीलामियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे देश के
हर एक हिस्से में उपलब्ध अतिरिक्त कोयले को दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाएगा जहां पर कमी है। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। आज के लिए धन्यवाद साथियों।